एशिया महाद्वीप की मुख्य नदियाँ आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में अपना जल गिराती हैं। अगर अब्बा तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो अब्बा तंत्र वह जलाशय क्षेत्र होता है जिसमें नदियों एवं सहायक नदियों का जल एक व्यवस्था में निश्चित जल विभाजक द्वारा आवर्त क्षेत्र में प्रवाहित होता है। अगर हम एशिया के अब्बा तंत्र की बात करें तो एशिया में अब्बा तंत्र आप देख रहे हो, बहुत सारे अब्बा तंत्र हैं जिसमें हम मुख्य रूप से आपका पहला भूमध्य सागरीय अब्बा तंत्र आता है, आर्कटिक अब्बा क्षेत्र आता है, आंतरिक अब्बा क्षेत्र आता है और हिंद महासागरीय अब्बा क्षेत्र आता है और प्रशांत महासागरीय अब्बा क्षेत्र आता है। अगर इस तरह से अगर हम काउंट करें तो ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 5 अब्बा क्षेत्र आते हैं और ये सभी अब्बा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक क्षेत्र और कई सागरों के अंतर्गत भी ये अब्बा क्षेत्र की नदियाँ अपना जल गिराती हैं। इस प्रकार क्षेत्र से स्पष्ट हो जाता है कि हम अब्बा प्रदेशों को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। भूमध्य सागरीय, आर्कटिक अब्बा, आंतरिक अब्बा क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय और हिंद महासागरीय अब्बा क्षेत्र। अगर हम पहला अब्बा क्षेत्र हिंद महासागरीय अब्बा क्षेत्र की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो, हिंद महासागरीय अब्बा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पार्ट जिसमें आपका भारत आता है और सऊदी अरब के आसपास का कुछ एरिया आ जाता है। इसमें से सऊदी अरब का जो क्षेत्र है उसमें केवल 2 ही नदियां प्रवाहित होती हैं, दजला और फरात नदियां। लेकिन हमारा जो हिंद महासागरीय अब्बा क्षेत्र का जो मुख्य पार्ट आता है वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इसमें आपकी बहुत सारी नदियां हैं, जो कुछ नदियां आपकी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पूर्व की ओर चली जाती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से प्रवाहित होती हैं और पश्चिम की ओर चली जाती है। इस तरीके से अगर यह बात करते हैं हम तो इस हिंद महासागर के अब्बा क्षेत्र को हम मुख्य रूप से 3-4 नदियों के अंदर सिंधु क्रम में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला आता है आपका दजला फरात नदी क्रम, दूसरा आता है आपका सिंधु नदी क्रम, तीसरा आता है आपका गंगा नदी क्रम और चौथा आता है आपका इरावती, साल्विन, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो ये कुछ नदियां हैं जो हमारी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पार्ट में अपवहित होती हैं और ये सारी की सारी नदियां हमारे हिंद महासागरीय क्षेत्र में चली जाती हैं। तो इसलिए इनको हम हिंद महासागरीय क्षेत्र का अब्बा तंत्र कह सकते हैं। तो अगर हम बात करती हैं तो हम आपकी दजला फरात नदी क्रम की बात करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो नदियां हैं वो आप ये देख रहे हो कि ये फरात नदी जो है पूर्वी टर्की से निकलती है और दजला नदी के मध्यवर्ती और दजला नदी टर्की से निकलकर फरात में बसरा इराक के निकट मिलती है। मतलब ये दोनों नदियां जो है आपस में एक जगह से मिलती हुई 2 विपरीत दिशाओं में विभाजित हो जाती हैं। और दजला नदी की जो लंबाई की बात अगर हम करें तो ये 1600 किलोमीटर तथा फरात की नदी की बात करें तो ये लगभग 3600 किलोमीटर लंबी है। और ये नदी जो ऐसी है जहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो विकसित हुई है, जिसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये जो नदी है वो क्या कहते हैं, एक समारा बांध का निर्माण करती है। नेक्स्ट आता है आपका सिंधु नदी क्रम। सिंधु नदी का जो क्रम है वो आप देख रहे हो कि ये तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश हिमानी से इसका उद्गम क्षेत्र हुआ है
और ये समुद्र तल से लगभग 5,180 मीटर ऊंची है। ये अपने उद्गम स्थल से लद्दाख के लेहक नगर को घेर कर बहती है, जिसमें आगे चलकर कराकोरम दर्रे के पास जास्कर नदी से ये मिल जाती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं आपकी श्योक, गिलगित, काबुल और आपकी ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। रावी, ब्यास ये भी इसी क्रम के अंतर्गत आती हैं। झेलम है, चिनाब है, ये भी इसी क्रम के अंतर्गत आती हैं। अगर इस क्षेत्र के हम उपजाऊ तंत्र की बात करें तो एक्चुअली में ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो उपजाऊ की उर्वरकता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, जो वर्तमान स्थिति में अगर ये पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें हम सिंधु नदी की तो ये 2,897 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से भारत के अंतर्गत इसका 1,134 किलोमीटर भूभागीय आबा क्षेत्रीय आता है। और क्या कहते हैं, ये जो गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। तो ये हमारा सिंधु नदी क्रम हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो तीसरा जो नदी क्रम आता है वो गंगा नदी क्रम आता है। तो गंगा नदी क्रम जो है हमारा, ये भारत का बहुत महत्वपूर्ण नदी क्रम माना जाता है। जिससे और ये जो गंगा का मैदान है वह आप अगर देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र माना जाता है। और इसका रीज़न यही है कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारी फसलों की खेती की जा सकती है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अंतर्गत भारत का लगभग 1/4 क्षेत्र आता है। इस नदी तंत्र की प्रमुख जो नदी है वो गंगा है, जिसका विस्तार की बात यदि हम बात करें तो ये लगभग 8,38,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और इसकी वायी ओर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, इससे मिलने वाली जो नदियां हैं वायी ओर की, तो उसमें आप देख रहे हो रामगंगा, इसमें मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। तो इसकी वायी ओर से को निकलने वाली जो नदियां आती हैं वो है आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोशी। और जबकि दाईं ओर से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं वो हैं यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉस और सोन नदी। ये नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो आपका उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री से हुआ है, जो आपकी गंगोत्री हिमानी से निकली हुई है। और ये हिमानी आपके महान हिमालय पर्वत से निकली है। गंगोत्री की जो समुद्र जल से ऊंचाई है वो 7,016 मीटर है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो ये 2,510 किलोमीटर लंबी है। तो ये जो हमारी जो नदियां हैं ये क्या कहते हैं, भारत की क्या कहते हैं महत्वपूर्ण नदी के रूप में ये जानी जाती है। नेक्स्ट आपका जो नदी क्रम जो आता है वो आपका है जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी क्रम की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो आपका तिब्बत में हिमालय पर्वत से कैलाश पर्वत से निकलकर तिब्बत, अरुणाचल, असम जो कि ये आप देख रहे हो और बांग्लादेश के अंतर्गत प्रवाहित होती है। और इसका अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 2,700 किलोमीटर लंबी है। और इसकी ये जो नदी है वो क्या कहते हैं, लंबाई अधिक होने के कारण ये नौ परिवहन की दृष्टि से विशेष योग्य मानी जाती है। और काफ़ी ये अपने साथ काफ़ी उपजाऊ मिट्टी भी लेकर के आती है।
और ये ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जाकर के आपकी गंगा नदी से ये मिल जाती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र को हम पद्मा के नाम से भी जानते हैं और अंत में इसको मेघना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गिरती है आप यहाँ देख रहे हो कि ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। थैंक यू सो मच।